तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर ये आज का टॉपिक है। ब्रेन ट्यूमर एक न्यूरोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर क्या है? ट्यूमर ऑफ द ब्रेन। ट्यूमर क्या होता है कि एक्सेसिव मास और एक्सेसिव टिश्यू का कहीं पे फॉर्मेशन होना, वो क्या बोलता है, वो ट्यूमर होता है। वो कि एबनॉर्मल टिश्यू होते हैं वो। तो ब्रेन ट्यूमर ऑक्यूपाइज स्पेस विद इन द स्कल ग्रोइंग एज अ स्फेरिकल मास और डिफ्यूजली इनफिल्ट्रेटिंग टिश्यू। इनफिल्ट्रेटिंग टिश्यू मतलब कि आपके जो सेल्स या टिश्यू है वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाना किसी आउटसाइड मटेरियल का। तो द इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स आर कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन, कंप्रेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू। मतलब ये जो ट्यूमर के इफेक्ट, जो साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं? इन्फ्लामेशन की वजह से। कंप्रेशन मतलब जब मास का या किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मटेरियल मतलब टिश्यू का, तो वहाँ पे कंप्रेशन होगा। और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू मतलब टिश्यू में एक्यूमुलेशन हो रहा है। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर्स आर क्लासिफाइड, दो टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और एक सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। तो जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है वो कि आपके ब्रेन के टिश्यू में ही वो डेवलप होता है। और जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होता है वो कि दूसरे किसी ऑर्गन से, जैसे लंग्स का कैंसर हुआ वो आप, या ट्यूमर हुआ वो आपका मेटास्टेसिस के थ्रू वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाए। ओवरी का या किसी भी चीज़ का कैंसर या ट्यूमर हुआ वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाए, वो सेकेंडरी होता है। और ब्रेन ट्यूमर होता है जो ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स विद इन द ब्रेन, ब्रेन के सेल्स में ही वो ओरिजिनेट होता है, वो होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी और मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर डेवलप फ्रॉम स्ट्रक्चर आउटसाइड द ब्रेन। तो ब्रेन ट्यूमर में मोस्टली हम लोग प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर दूसरे ऑर्गन से रिलेटेड हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, तो जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है ये भी डिवाइडेड होता है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं दोज अराइजिंग फ्रॉम कवरिंग ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन की कवरिंग, जो मेनिंजेस होते हैं उसमें अगर आपको ट्यूमर, किसी को ट्यूमर है तो ड्यूरल मेनिंजियोमा। दोज डेवलपिंग इन और ऑन द क्रैनियल नर्व्स, अगर कोई क्रैनियल नर्व को में या उसके अराउंड पे ट्यूमर है तो उसको अकाउस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं। दोज ओरिजिनेटिंग विद इन ब्रेन टिश्यू, जो ब्रेन के सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं उसमें ओरिजिनेट हो रहा है उसको ग्लाइयोमा बोलते हैं। ग्लाइयोमा क्या होता है? वो सपोर्टिंग टिश्यू होता है न्यूरॉन्स के। एंड मेटास्टैटिक लीजन्स ओरिजिनेटिंग, कहीं और से अगर टिश्यू ओरिजिनेट हो रहे हैं उसको बोलते हैं वो मेटास्टैटिक लीजन्स समवेयर एल्स इन द बॉडी, वो आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट, आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। इंट्रासेरिब्रल ट्यूमर जो कि हम लोग के सेरिब्रम में होता है, ज़्यादातर पाया जाता है। ग्लाइयोमा, ग्लाइयोमा वही इनफिल्ट्रेट एनी पोर्शन ऑफ ब्रेन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइटोमा क्या होता है? एस्ट्रोसाइट्स में अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया तो उसको एस्ट्रोसाइटोमा बोलते हैं। ग्लियोब्लास्टोमा, ग्लियोब्लास्टोमा जो होता है वो एस्ट्रोसाइटोमा का अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे ग्रेड 1 एंड 2 एस्ट्रोसाइटोमा होता है एंड ग्रेड 3 एंड 4 ग्लियोब्लास्टोमा होता है। फिर ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, ये क्या होता है? ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। उसमें अगर ट्यूमर है तो ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा। फिर एपेंडिमोमा, एपेंडिमोमा होता है क्या? जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं उसकी लाइनिंग में जो सेल्स इंक्लूड होते हैं वो एपेंडिमोमा होते हैं। उसमें अगर ट्यूमर हो गया तो फिर एपेंडिमोमा। मेडुलोब्लास्टोमा, और फिर सेकंड जो है ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लाइक मेनिंजियोमा, न्यूरोमा, पिट्यूटरी एडिनोमास। फिर डेवलपमेंटल ट्यूमर्स एंजियोमा, डर्मोइड, एपिडर्मोइड टेरेटोमा, क्रैनियोफेरिंजियोमा, मेटास्टैटिक लीजन्स। इस तरह के क्लासिफिकेशन है ट्यूमर के। तो इसमें से कुछ हम देखते हैं। तो ग्लियोमा में, इन एडल्ट ग्लियोमा, ग्लियोमा जो ब्रेन ट्यूमर का ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा था कि जो ग्लियोमा होता है वो ब्रेन
ट्यूमर में सबसे ज़्यादा होने वाला ट्यूमर होता है ग्लियोमा। इसमें भी सब कैटेगराइज है। एस्ट्रोसाइटोमा, जो कि अभी हम लोग देखें, एस्ट्रोसाइटोमा अराइजिंग फ्रॉम एस्ट्रोसाइट सेल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लियोमा। आपके एस्ट्रोसाइट्स कौन होते हैं? जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में इंक्लूड होते हैं, इनसे ही ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन होता है। फिर एस्ट्रोसाइटोमा इन्फिल्ट्रेट इनटू सराउंडिंग न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू। फिर आप देखते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लियल ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फिर ट्यूमर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एपेंडाइमल सेल्स एंड अदर टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स आर नोन एज एपेंडाइमोमा। जो कि एपेंडाइमल सेल्स में ट्यूमर अगर हुआ तो एपेंडाइमोमास बोलते हैं उसको। तो एक चीज़ उसमें जो भी नाम दिया हुआ है उसके आगे ओमा लगा है तो वो उसी से रिलेटेड ट्यूमर है। इसको बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं मेनिंजियोमास आर कॉमन बिनाइन इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर ऑफ एरेक्नॉइड सेल्स ऑफ द, मतलब आपके मेनिंजेस में अगर ट्यूमर हो जाए तो वो मेनिंजियोमा होता है। हाँ, और फिर आप देख सकते हैं अकाउस्टिक न्यूरोमा इज़ अ ट्यूमर ऑफ द 8th क्रैनियल नर्व। अगर आपके 8th क्रैनियल नर्व में ट्यूमर हो गया तो वो अकाउस्टिक न्यूरोमास उसको बोलते हैं। वो कौन सा होता है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। फिर होता है पिट्यूटरी एडिनोमास। ये क्या आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, तो ये आपके हार्मोनल डिसफंक्शन भी कर सकता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी। फिर उसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अगर आपका ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए अगर आपके ब्रेन में कोई भी चीज़ बढ़ती है ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि आपका ब्रेन एक पैक्ड वॉल्यूम होता है, पैक्ड होता है, तो इसमें अगर किसी भी चीज़ का कुछ भी बढ़ता है तो उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है। जैसे कि आपने सुना होगा मोनरो-केली हाइपोथेसिस। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इफ़ एनी वन ऑफ दीज स्कल कंपोनेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम आईसीपी इंक्रीजेज। और वो कौन कौन सी चीज़ होती है? ब्रेन मैटर, इंट्रावेस्कुलर ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपकी ब्रेन में अगर कुछ भी फ्लूइड इंक्रीज होता है, कहीं से हैमरेज होता है, तो इन सबों की वजह से आपका आईसीपी इंक्रीज हो सकता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आईसीपी इंक्रीज होता है तो द पेशेंट डेवलप्स साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज आईसीपी मोस्ट ऑफन इंक्लूड हेडेक, नोजिया विथ और विदाउट वॉमिटिंग, पैपिल एडिमा, स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व। फिर आपका एक सिम्टम है हेडेक, एक सिम्टम है वॉमिटिंग। इसमें आप सुनेंगे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कि ऐसा आप वॉमिटिंग हो रहा है और वो फोर्सफुली बाहर की तरफ थोड़ा दूर तक जा रहा है, प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। फिर नेक्स्ट सिम्टम है विजुअल डिस्टर्बेंस। वो क्यों हो सकता है? ट्यूमर इटसेल्फ इज सराउंडिंग एडिमा कैन कंप्रेस द 3rd क्रैनियल नर्व। जो ट्यूमर होता है उसकी वजह से 3rd क्रैनियल नर्व कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग, पैपिलोडीमा दिख सकता है। और फिर डिप्लोपिया, हेमियोप्नोसिया, ये सारे विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। फिर सीज़र आना मोस्ट कॉमन सिम्टम है। अगर आपके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको सीज़र आएगा। 3 सिम्टम्स कॉमन होते हैं, सीज़र, हेडेक और इंक्रीज्ड आईसीपी। फिर आपके लोकलाइज सिम्टम्स कुछ हैं। लोकलाइज मतलब कि कुछ स्पेशल जगहों पे ट्यूमर होता है, स्पेशल नहीं, कोई मतलब लोकल जगहों पे ट्यूमर होता है, तो उसकी वजह से क्या सिम्टम दिख सकते हैं? जैसे कि हेमीपैरेसिस, ट्यूमर मोटर कॉर्टेक्स में फ्रंटल लोब में अगर ट्यूमर हुआ तो आपको हेमीपैरेसिस, पार्शियल सीजर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, चेंज इन इमोशनल स्टेट एंड बिहेवियर। पैराइटल लोब में अगर ट्यूमर हुआ, डिक्रीज सेंसेशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, जनरलाइज सीजर। टेम्पोरल लोब में ट्यूमर हुआ, मे कॉज सीजर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऑसिपिटल लोब में हुआ तो विजुअल मैनिफेस्टेशन। और इसके डायग्नोस्टिक कैसे कैसे हो सकते हैं? सीटी स्कैन प्रोवाइड अबाउट वेंट्रिकुलर सिस्टम, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेंट्रिकुलर सिस्टम। एमआरआई
मोस्ट हेल्पफुल डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्टिंग ब्रेन ट्यूमर्स। सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे भी हो सकता है। एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई आर यूज्ड टू लोकलाइज द ट्यूमर एंड वेरीफाई इट्स पोजीशन। पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी is used to supplement MRI scanning in center where it is available. EEG, electroencephalogram, टू डिटेक्ट ये ब्रेन के एबनॉर्मल वेव्स को, जैसे कि सीजर आया तो फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए EEG करना होता है। साइटोलॉजिक स्टडी, CSF का भी एग्जामिनेशन करके मैलिग्नेंट टिश्यू का पता कर सकते हैं। फिर हम मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। A variety of medical management approaches including surgery, chemotherapy, external beam radiation therapy are used alone or in combination। मतलब रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी दोनों साथ में चलती है या कोई अलग चलती है, तो कई तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो और इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं कि ऐसा ट्राई किया जाता है कि आपके जो सेंसिटिव पार्ट हैं उनको बचाते हुए किस तरह ट्यूमर सेल्स जो हैं, जो कि इन्फेक्टेड हैं, उनको रिमूव किया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट इज टू रिमूव एज मच एज ट्यूमर विदाउट इंक्रीजिंग द न्यूरोलॉजिक डेफिसिट, पैरालिसिस और ब्लाइंडनेस इन सब और टू रिलीव सिम्टम्स बाय पार्शियल रिमूवल। मतलब हम उसके सिम्टम्स, ट्यूमर को ऐसे रिमूव करें कि ज़्यादातर हम लोग के जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं वो अफेक्टेड ना हो, जिसकी वजह से बॉडी में पैरालिसिस या फिर बाकी न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। फिर आपका आता है रेडिएशन थेरेपी। गामा रेडिएशन वाया एक्सटर्नल बीम टू द ट्यूमर इन मल्टीपल फ्रैक्शन। ब्रैकीथेरेपी होता है, द सर्जिकल इम्प्लांटेशन ऑफ रेडिएशन सोर्स टू डिलीवर हाई डोजेज एट शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब उस रेडिएशन सोर्स का आपके अंदर इम्प्लांटेशन कर देना, सर्जिकल इम्प्लांटेशन। तो रेडिएशन थेरेपी के थ्रू भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ट्यूमर का। फिर कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी में भी यूज द कंजंक्शन विथ रेडिएशन थेरेपी के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और द ग्रेटेस्ट चैलेंज ये क्या होता है, कीमोथेरेपी में का एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो मेडिसिन होती हैं वो हम लोग के ब्लड ब्रेन बैरियर प्रिवेंट्स ड्रग फ्रॉम गेटिंग टू द ट्यूमर। वो ब्लड ब्रेन बैरियर उसको परमिशन नहीं देता है ज़्यादातर केस में। मैलिग्नेंट ग्लियोमा इज यूजुअली ट्रीटेड विथ टीमोजोलोमाइड। ये एक दवा है जिसका यूज़ कीमोथेरेपी के लिए किया जाता है, यूज फॉर 6 वीक ऑफ ओरल। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजिक थेरेपी, मतलब जो कि हम लोग के सिम्टम्स होते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन। अदर मेडिकेशन लाइक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, मैनिटॉल, जिससे कि एडिमा ना हो और फ्लूइड ब्रेन में इकट्ठा ना हो। और टू डिक्रीज लीड्स टू डिक्रीज इन ICP, एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन, जिससे कि झटके वटके ना आए। एंड वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स सच ए डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इनके लिए भी ताकि कहीं पे कोई ब्लड क्लॉट ना हो और इसकी वजह से स्ट्रोक ना हो, ऐसा उसके लिए भी ट्रीटमेंट चलाया जाता है, फार्माकोलॉजिक थेरेपी। फिर उसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। हेडेक कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी असेस्ड। अपराइट पोजीशनिंग एंड पेन मेडिकेशन में भी अपराइट पोजीशन रखने से थोड़ा सा हेडेक कम होता है, क्योंकि जो ब्लड लेटने से ब्रेन में सर्कुलेशन और इडिमा होने का चांस ज़्यादा होता है, तो पेशेंट को बैठा के रखना रहता है। नर्स शुड एसेस एवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ पेन मैनेजमेंट, क्योंकि ट्यूमर में पेन ज़्यादा होता है तो नर्स को उसका पेन को मॉनिटर करना, उसका मैनेजमेंट करना, ध्यान देना होता है। सीज़र की हिस्ट्री देखनी होती है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है कि सीज़र नहीं ना आ रहा है। मेडिकेशन टू एवलेट नोजिया, वॉमिटिंग, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं उनको देना है। और गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, पेशेंट एबिलिटी टू स्वॉलो, क्योंकि ट्यूमर होने से कई चीज़ें हम लोग के, क्योंकि पूरी बॉडी को ब्रेन संभालता है, तो अगर ब्रेन के पार्ट्स में प्रॉब्लम हुई तो वो हम लोग के मसल्स पे, बाकी जितने फंक्शंस हैं उस पर दिखेगा। तो एबिलिटी टू स्वॉलो
वो भी आपका डिटोरिएट होगा, तो इसको भी नर्स को ऑब्जर्व करना है। सिट अपराइट टू ईट, offering a semi-soft diet, having suction readily available. The effect of increased ICP caused by tumor mass, मतलब पेशेंट को बैठा के खिलाना है, फ्लूइड डाइट देना है, ज़्यादातर फ्लूइड नहीं, सेमी सॉफ्ट डाइट, सक्शन रेडी रखना है कि अगर एस्पिरेशन हुआ तो तुरंत पेशेंट का सक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रेन ट्यूमर, और थैंक यू।